आज के इस वीडियो में जो है हमारा करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत छठा सेट, ये 25 दिन और 25 सेट की श्रृंखला का छठा वीडियो है, जिसमें हम लोग सेट नंबर 6 के 50 प्रश्नों का संकलन को देखेंगे। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स को भी देखेंगे, ताकि न केवल ये 50 प्रश्न बल्कि इसके अतिरिक्त भी प्रश्नों के संबंध में समझ और जानकारी बढ़ सके। आपको बता दें कि ये सेट श्रृंखला एडुटेरिया की हाल ही में प्रकाशित करंट अफेयर्स बुक से लिया गया है, जिसमें पिछले 1 वर्षों का संग्रहण देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके छठे वीडियो को। और इसमें आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से आपको फ्री में मिल जाएगा, और वहां से आप इसे डाउनलोड करके पुनः जो है आगे के लिए भी बनाने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से आते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान। इसका सही उत्तर जो है वो है बिहार। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सीवरेज तथा जलपूर्ति से जुड़ी हुई 7 परियोजनाओं की शुरुआत की है। यह परियोजना केंद्र की नमामि गंगे तथा अमृत योजना से संबंधित है, और इन 7 परियोजनाओं के लिए 541 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि ये परियोजनाएं किस राज्य से जुड़ी हुई हैं, तो बिहार राज्य से जुड़ी हुई हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो एक तो होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देश की रैंकिंग, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे भारत के राज्यों की रैंकिंग। तो राज्यों की रैंकिंग की बात कर ले तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। तो आपके सामने जो उत्तर है वो आंध्र प्रदेश है। इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है, और सबसे अंतिम स्थान जो है वो त्रिपुरा को दिया गया है, जो 36वां है। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर है इसका वो है आंध्र प्रदेश। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपको ब्रिक्स देशों की प्रधानमंत्री स्तरीय बैठक होती है, इसके अलावा जो है वो मंत्री स्तरीय बैठक भी होती है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता जो है वो रूस के द्वारा की गई है। आइए थोड़ा सा जानकारी इसमें और देखते हैं। ब्रिक्स में शामिल देशों की बात करें तो 5 देश इसमें शामिल है, जिसमें ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी, और बाद में जो है 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। इस प्रकार से कुल 5 सदस्य हो गए थे। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोजगार सेतु से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश। क्या है इसकी जानकारी? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार सेतु ऐप जो है, ये योजना जो है वो शुरुआत की है। मुख्य रूप से प्रवासी मजदूर जो है वो बड़ी संख्या में कोविड के कारण घर लौटे, और ऐसे में कुछ कुशल श्रमिक भी हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्हीं को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार सेतु ऐप की योजना की जो है घोषणा वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को नेपाली सीमा में बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपने पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र से संबंधित है हमारा काला पानी क्षेत्र। नेपाल सरकार ने काला पानी लिपियांग जो क्षेत्र है उसको, लिपुलेख का जो क्षेत्र है उसे अपने मानचित्र में दिखा लिया है, जबकि इस पर भारत का दावा है और वह भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्हें ही यह अवसर दिया गया है। इनके विषय में बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है।
कोविड-19 की महामारी के खिलाफ जो है जिस प्रकार से इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए अच्छा कार्य किया है, इसीलिए इन्हें यह पद या जिम्मेवारी दी गई है। सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनिल कुंबले। यह फैसला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्रकार से खाने की चीज़ या थूक से जो है कोविड का फैलाव होता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि अब जो बॉल होती है, गेंद होती है, ड्यूज की गेंद होती है, उसके पर जो है थूक लगाना मना होगा। ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य कारणों के कारण निर्णय लिया गया है। आइए अब देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवें प्रश्न में आते हैं। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है? तो भारतीय नौसेना ने कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मचारियों के लिए किया है, इसका नाम है नवरक्षक। तो इस प्रश्न को देखते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारतीय नौसेना ने सस्ते पीपीई किट का निर्माण किया है और इसका नाम दिया है नवरक्षक। और चूंकि ये नेवी से संबंधित है तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, नेवी और नवरक्षक। नौवें प्रश्न की ओर आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो जो है वो ब्राजील से संबंधित है। इन्हें ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे कि ये किस देश से संबंधित है, तो ब्राजील से संबंधित है और इन्हें हाल ही में अध्यक्ष के लिए चुना गया है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 74%। आइए जानते हैं इसके विषय में। रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक के एफडीआई की मंजूरी दी है, जो पहले 49% थी। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो वृद्धि वाला राज्य जो है इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के क्षेत्र में 1025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन की वृद्धि हुई है, जबकि सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा? तो ये किया गया है स्पेशली जो है भारत में जो हरित ऊर्जा से संबंधित यंत्र है या विनिर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए 20% शुल्क का निर्धारण किया है। इसका कारण है कि चीन से बने सस्ते व कम गुणवत्ता वाले उपकरणों पर आयात को कम करना तथा भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपको ये वित्त वर्ष जो है 2019-20 में तो 5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 के लिए भारत की विकास दर 5% रही, जबकि 2018-19 के लिए जो है ये 6.8% रही थी। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देय होगा? तो हाल ही में जो बजट पेश किया गया था वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, उसकी कुछ विशेष घोषणाएं थी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़े बदलाव किए थे और टैक्स के जो है 6 स्लैब बनाए गए, अलग अलग खंड बनाए गए। इसमें एक जो सबसे पहला स्लैब था वो 5 लाख से कम आय वालों के लिए था और इसके लिए 0% जो है वो टैक्स दे होगा, यानी इन्हें कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो हाल ही में भारत के आदिवासी संग्रहालय खोलने की घोषणा जो है वो की गई है और ये घोषणा जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था, वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था और ये झारखंड के रांची में खोला जाएगा। हालांकि यहाँ पर लंबे समय से आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी।
आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपको याद रखना है कि 2020 को जो है WHO द्वारा नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और नर्स के साथ मिडवाइफ यानी दाई अम्मा जो होती है उनके लिए ये वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर, 17वें प्रश्न की ओर। किस राज्य को सोहराय तथा कोहबर कला के लिए GI टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। झारखंड के सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग प्रदान किया गया है। यह झारखंड का प्रसिद्ध जो है एक लोक कला है और इस लोक कला के माध्यम से दीवारों पर चित्र बनाने का कार्य किया जाता है और स्पेशली जो दिवाली का त्यौहार खत्म होता है उसके बाद फसल कटने के समय ये कला को जो है प्रदर्शित किया जाता है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना है? तो कॉमनवेल्थ की हाल ही में सदस्यता इन्होंने ही छोड़ी थी और फिर ये ही सदस्य जो है पुनः बन गए हैं। वो देश है मालदीव। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। मालदीव ने 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है पुनः ग्रहण कर ली और यह इसका जो है 54वां सदस्य देश बना है। इससे पहले आपको बता दें कि 2016 में ही मालदीव ने जो है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता जो है छोड़ी थी और 53 सदस्य देश हो गए थे। तो यहाँ से दोनों पॉइंट आएंगे कि हाल ही में किसने छोड़ने की घोषणा की थी और हाल ही में किसने पुनः इसे जो है इसमें शामिल होने की घोषणा की। दोनों ही क्या है? मालदीव है। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? तो ये एक संस्था है जो अलग अलग क्षेत्रों पर रिसर्च करती है। इसने भारत के सभी राज्यों के बजट पर रिसर्च किया और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए। निष्कर्ष के अनुसार सबसे अच्छा बजट बनाने का तरीका जो है वो असम राज्य का है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। देश में बजट बनाने में सबसे अच्छा तरीका असम का है। यह बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आई है। इसके बाद जो दूसरा स्थान दिया गया है वो दूसरा स्थान दिया गया है ओडिशा को और आंध्र प्रदेश को जो है वो तीसरा स्थान दिया गया है। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आप जो है पढ़े ही होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वैसे खिलाड़ी जो अच्छे खेल प्रदर्शन करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में, उन्हें सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये खेल के बढ़ावा देने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल की जो है शुरुआत की है? तो सी शटल की शुरुआत जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी जो तेलंगाना द्वारा की गई थी। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशली ये जो है बस सेवा शुरू की गई है ताकि इसमें केवल महिला यात्री ही सफर कर सकेंगे। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? तो भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष उसमें किसी मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को जो है बुलाया गया था और वो 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। और ये ब्रिक्स के जो है एक सदस्य देश भी है तो इसलिए इनको विशेष रूप से आमंत्रण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज ने पहली बार जो है हैट्रिक विकेट लिया। तो पुरुष भारतीय गेंदबाज की बात करें तो ये जो है दीपक चहर है जिन्होंने सबसे पहली बार T20 में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि T20 पूछा जा रहा है, वनडे पूछा जा रहा है, टेस्ट मैचेस पूछे जा रहे हैं, तो ये T20 से संबंधित पॉइंट है कि T20 में सबसे पहले दीपक चहर ने जो है पहली बार हैट्रिक ली है। अगर महिला टीम की बात करें तो महिला टीम में जो है एकता बिष्ट है जिन्होंने भारतीय गेंदबाज के रूप में हैट्रिक विकेट ली है। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको पता है कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ये वास्तव में भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के जन्मतिथि के अवसर पर जो है मनाया जाता है। आपको पता है कि भारत के यूनाइट करने का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो 2 बच्चे से अधिक अगर बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यह घोषणा जो है असम राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना, परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा देना तथा लोगों में बच्चों या जनसंख्या के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह असम सरकार की बहुत अच्छी पहल है ताकि जनसंख्या को कुछ नियंत्रण में लाया जा सके। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है काफ़ी चर्चित रही थी। दिसंबर 2019 में ही इसका प्रकाशन किया गया था और इसके जो लेखक है वो है केशव गुहा। तो आप याद रखेंगे एक्सीडेंटल मैजिक केशव गुहा। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये दुनिया का जो सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है ये गुजरात के भावनगर में स्थापित किया जा रहा है। शहर पूछा जाए तो भावनगर, अगर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं सीएनजी को। मेरे इंटरव्यू में ये फुल फॉर्म भी इसका पूछा गया था, तो इसीलिए इस सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल में सालाना जो है 50 लाख टन की क्षमता होगी और राज्य सरकार ने इसके लिए 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा जाएगा या रखा गया है? तो गुजरात के एक शोधकर्ता ने मकड़ी की 2 नई प्रजातियां खोजी और इनका नामकरण जो है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, चूंकि सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, तो ऐसे में जो है इनसे संबंधित ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। सुरंगा बावरी को वर्ष 2020 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो सुरंगा बावरी जो कि स्मारक सूची में शामिल होने के कारण चर्चा में रहा, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित सुरंगा बावरी को न्यूयॉर्क के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में रखा गया है। सुरंगा बावरी को दुनिया भर के 24 स्मारकों के साथ दक्षिण पठार की प्राचीन जल प्रबंधन श्रेणी के रूप में चुना गया है। तो आप सुरंगा बावरी को याद रख सकते हैं और इसका राज्य भी याद रख सकते हैं, कर्नाटक और उसके बीजापुर क्षेत्र में। 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो बौद्ध सर्किट ट्रेन जो है ये चलाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बौद्ध सर्किट ट्रेन क्या होती है। बौद्ध सर्किट ट्रेन का मतलब है कि जो बौद्ध से जुड़े हुए विभिन्न स्थल हैं या पूजनीय उनके केंद्र हैं, जैसे उनका जन्म स्थान लुम्बिनी जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, उन्होंने पहला उपदेश दिया, सारनाथ, फिर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, कुशीनगर। तो ऐसे बौद्ध से संबंधित धार्मिक केंद्रों को ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इसे ही बौद्ध सर्किट ट्रेन नाम दिया गया है। तो चूंकि बौद्ध से संबंधित जन्म स्थान जो है वह नेपाल लुम्बिनी में स्थित है, इसलिए इसमें सहयोगी देश जो है वो नेपाल है और इन्हीं नेपाल के सहयोग से जो है भारत के विभिन्न पर्यटन केंद्रों और नेपाल के पर्यटन केंद्रों के समीप होकर के इस ट्रेन को चलाई जाएगी। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन बनी है? तो ये काफ़ी चर्चित रही थी जब इन्हें ये पदभार मिला था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी हैं प्रांजल पाटिल। तो ये आप ऑप्शन बी याद रखेंगे, प्रांजल पाटिल जो नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर है। अक्टूबर 2019 में केरल के तिरुवनंतपुरम में उन्हें उप कलेक्टर के रूप में जो है उन्होंने पदभार संभाला है। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं। आदिवासी महिलाओं को डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत जो किया गया है वो डिजिटल शुरुआत फेसबुक के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसे याद रख लेंगे।
दिन भर आप फेसबुक चलाते हैं तो कुछ ये बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो फेसबुक द्वारा शुरू की गई है। फेसबुक ने ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से यानी डिजिटल रूप से प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया है। भारत सरकार की मदद से डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा और वो डिजिटली जो होने वाले फ्रॉड हैं उनके संबंध में सचेत रहेंगे। 33वें प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है। यह विश्वविद्यालय जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। उसकी राजधानी आबू धाबी में इसे खोलने की घोषणा की गई है। 34वें प्रश्न की ओर आते हैं। जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा और कई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य सरकार ने जल नीति की घोषणा की है। तो जल नीति घोषणा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है मेघालय। मेघालय का मतलब होता है मेघों का आलय, यानी जहाँ पर वर्षा का निवास स्थान है। तो वर्षा का निवास स्थान का मतलब जल, तो आसानी से आप कोरिलेट करके आप जल नीति को याद रख सकते हैं। बात करें तो जल नीति बनाने वाला मेघालय देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति का जो मकसद है वो सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ सतत विकास और जल संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना है, ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके, नदी प्रदूषण को रोका जा सके और जल को संरक्षण प्रदान किया जा सके। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। भारत किस देश के साथ तुरंगा पनबिजली परियोजना जो है उस पर समझौता एवं हस्ताक्षर किया है? हाल ही में ये पनबिजली परियोजना काफ़ी चर्चा में रही थी। तो तुरंगा पनबिजली परियोजना जो है वो जापान के सहयोग से निर्मित किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा जापान की ओर से जो है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मुख्य प्रतिनिधि कात्सुओ मात्सुमोतो के द्वारा हस्ताक्षर करके इस परियोजना पर काम शुरू किया गया है। 36वें प्रश्न की ओर आते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो आपको बता दें कि ये शीतकालीन ओलंपिक जो होते हैं ये भी 4-4 वर्षों पे आयोजित किए जाते हैं। तो 2022 में आयोजन होगा, उसके बाद जो है 2026 में आयोजन होगा। तो बात करें सबसे पहले 2026 के आयोजन की, तो 2026 में इसका आयोजन जो है वो इटली में किया जाएगा। इटली के 2 शहर मिलान और कोर्टिना में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि 2022 में इसका आयोजन जो है वो चीन के बीजिंग में निर्धारित किया गया है। आते हैं अब 37वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जीआई टैग प्राप्त वस्तु कौन सुमेलित नहीं है? इरोड हल्दी, मयूर गुड़, सिलाव खाजा, पंचामृतम प्रसाद। बात करें तो ये है उत्पाद के नाम और ये है जीआई टैग वाले राज्य का नाम। तो देखते हैं कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन ए है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इरोड हल्दी का संबंध ओडिशा से नहीं बल्कि तमिलनाडु से है। तो आप याद रख लेंगे, बाकी सभी जो है सही सुमेलित है। मयूर गुड़ जो है वो केरल से संबंधित है, सिलाव खाजा बिहार से संबंधित है, पंचामृतम प्रसाद जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है और इन्हें हाल ही में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये महिला आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने हाल ही में जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है चढ़ाई की थी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। इनका नाम है अर्पणा कुमारी। अर्पणा कुमारी जो है यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी रही हैं और हाल ही में जो है वो वर्तमान में अगर बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून में आईटीबीपी की डीआईजी हैं और इन्हें पर्वतारोहण करने का जो है काफ़ी शौक है और ये हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आईपीएस बन गई हैं। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो बने थे उस समय रमेश पोखरियाल। और आपको मैं बता दूं कि अब जो कुछ परिवर्तन आए हैं वो ये आए हैं कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि मंत्री है, रविशंकर प्रसाद जो है वो कानून मंत्री है और प्रकाश जावड़ेकर जो है वो पृथ्वी विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। ओलंपिक पदक विजेता
बलवीर सिंह दोसांझ, बलवीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो बलवीर सिंह जो है वो हरिपुर के थे और पंजाब भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। तो हॉकी से इनका संबंध रहा है और ओलंपिक में जो है इन्होंने पदक भी जीता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे हॉकी से। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोएसिक मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए आर्कटिक क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम दिया गया है मोएसिक मिशन, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के द्वारा ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है, और इसके माध्यम से आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले जलवायु पर असर और परिवर्तन संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडीएस का पूर्ण रूप जो है वो ऑप्शन सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता होगा कि तीनों सेना के एक हेड के रूप में जो है एक पद का सृजन किया गया है और उसी पद को नाम दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वर्तमान में जो इसके हेड है वो बिपिन रावत, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत है। 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये काफ़ी चर्चित रही थी रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो इसका सही उत्तर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है। वो 288 दिन जो है वो अंतरिक्ष में रही थी, और 288 दिन अंतरिक्ष में रहने के कारण सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो ये कैचअप नामक जो एप्लीकेशन शुरू किया गया है वो फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है, और ये क्या है? तो ये एक कॉलिंग एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है वो परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल से जोड़ना है। इसमें 8 सदस्यीय लोग जो है एक साथ कॉल से जुड़ सकेंगे और एक साथ जो है वो कॉल पर बात कर सकेंगे। तो कैचअप नामक जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। 45वें प्रश्न की ओर आते हैं। चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो चंबा सुरंग जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। 4 धाम परियोजना से उत्तराखंड में दुनिया भर के सैलानियों की साल भर चहलकदमी बनी रहेगी और यहाँ पे रोजगार के अवसर बनेंगे और बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। इसी उद्देश्य से जो है इसे शुरू किया गया है। आते हैं 46 प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? यानी खेल प्रतियोगिता को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं और इसका नाम है मिजोरम। तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि मिजोरम ने जो है हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। मिजोरम की कैबिनेट ने खेल को उद्योग का दर्जा इसलिए दिया है ताकि खेल में रोजगार के सृजन किए जा सके तथा खेल क्षेत्र में जो है बड़ी संख्या में जो है जो निवेश है उसे आमंत्रित किया जा सके। 47वें प्रश्न की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो जैव विविधता दिवस जो है आपको पता है कि जैव विविधता दिवस जो है स्पेशली जीवों की विविधता को जोड़ करके मनाया जाता है और इसके प्रति जो है लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। प्रतिवर्ष जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार को जो जैव विविधता दिवस था उसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हमारा समाधान जो है वो प्रकृति में ही है। तो इसी थीम के साथ जो है ये जैव विविधता दिवस जो है इस वर्ष मनाया गया था। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? तो ये अपनी तरह की एक नई सेवा है। इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जो है ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव को जो है व्यवस्थित करेगी, यानी सूचना मिलने के बाद ये वाहन से जो है दीदी लोग जो है उनके घर पहुंचेंगी और उन्हें जो है सुरक्षित प्रसव जो है प्रदान करेंगी।
49वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका सही ऑप्शन है 5 बार, और 5वीं बार जो है उन्होंने इस पद की शपथ ली है। वो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में जो है पहले से भी कार्य करते चले आ रहे हैं, और फिलहाल उन्होंने त्यागपत्र दिया था और पुनः जो है गठबंधन के माध्यम से उन्होंने जो है इस पद को ग्रहण किया है, और इस बार उनका जो क्रम है वो 5वीं बार है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न और 50वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है इसका डी, गोविंदा राजलू चिटाला। तो गोविंदा राजलू चिटाला को जो है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप सबसे पहले तो ये याद कर लें। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं नाबार्ड को, और नाबार्ड की सहायक कंपनी जो है नैपथिंग्स थी, उनके ही प्रबंधक थे पहले ये गोविंदा राजलू चिटाला। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी, और नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि इन 50 प्रश्नों में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस उत्तर के अतिरिक्त भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी।